स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के सफलतापूर्ण संचालन के कारण ही प्रमुख 7 सेवाओं को बढ़ाकर अब 12 सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे के अवसर पर आयोजित 2 दिवसीय इस कार्यशाला में भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के माननीय मंत्री डॉक्टर मनसुख भाई मांडविया जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित विभिन्न राज्यों के माननीय स्वास्थ्य मंत्रीगण, मध्य प्रदेश से डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, उत्तराखंड के माननीय श्री धन सिंह रावत जी, झारखंड से श्री बना गुप्ता जी, मणिपुर से डॉक्टर समन रंजन जी, सिक्किम के डॉक्टर मणिकुमार शर्मा जी, प्रदेश सरकार के ही मंत्री श्री रविंद्र जायसवाल जी, हमारे सभी अन्य जनप्रतिनिधिगण, भारत सरकार और राज्य सरकार से जुड़े हुए विभिन्न राज्य सरकारों से आए हुए स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारीगण, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स और उपस्थित अन्य भाइयों बहनों, आप सब बाबा विश्वनाथ के इस पावन धरा पर पिछले 2 दिनों से कम्युनिटी हेल्थ पर एक बृहद कार्यशाला का हिस्सा बने हैं और अपने अनुभवों का लाभ एक दूसरे को प्रदान कर रहे हैं। देश के आगमन पर और काशी विश्वनाथ की इस पावन धरा पर दुनिया के सबसे लोकप्रिय और यशस्वी नेता देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कर्मभूमि पर मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। काशी भगवान शिव की नगरी है और शिव का मतलब कल्याण होता है। भगवान धन्वंतरी का जन्म भी इसी काशी में होता है। स्वाभाविक रूप से काशी कल्याण की नगरी है, हमारी आध्यात्मिक राजधानी भी है, सांस्कृतिक भावभूमि के साथ हम सबको अपनी पुरातन परंपरा के साथ जोड़ने की नगरी है। और काशी में इस प्रकार की कार्यशाला हम सबको एक नया संदेश देती है, जिसे भारतीय मनीषा ने बहुत पहले कहा था कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। और उसी भाव को ध्यान में रख करके आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोरोना कालखंड में हेल्थ में सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि समय पे निर्णय लेना। एक डॉक्टर के पास अगर एक मरीज गया और उसको तत्काल उपचार की आवश्यकता है, डॉक्टर ने गलती से गलत उपचार कर दिया, तो मुझे लगता है कि उसके दूसरे लोक में जाने का रास्ता डॉक्टर स्वयं तय कर देगा। इसलिए समय पे निर्णय लेने की सामर्थ्य और क्षमता इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान आपने देखा होगा। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भले ही भारत का उतना मजबूत न हो जितना दुनिया के विकसित देशों के पास है, यूएस के पास है, यूरोप के पास है, लेकिन भारत का जो परिणाम था और दुनिया के किसी भी विकसित देश से कई गुना अच्छा था। भारत ने एक मॉडल दुनिया के सामने कारण था समय पे और आवश्यकता के अनुरूप निर्णय लेने की सामर्थ्य। इसके अंदर लॉकडाउन की आवश्यकता थी, प्रधानमंत्री जी ने जान है जहान है की बात कही और पूरा देश उनके साथ खड़ा हो। लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ पूरा देश प्रधानमंत्री जी के साथ
एक साथ ताली पीट रहा है, घंटा बजा रहा है, एक साथ लॉकडाउन का पालन कर रहा है। 140 करोड़ की आबादी दुनिया के उन देशों के लिए एक अद्भुत था जो लोग मानते थे कि उनके देश में डेमोक्रेसी नहीं, इसलिए वे शासन की व्यवस्था का अच्छा हिस्सा बने हुए, लेकिन कोरोना में सब चरमरा गया, सत्ताएं पलट गई, पब्लिक वहां सड़कों पे आ गई। लेकिन भारत के अंदर 140 करोड़ की आबादी प्रधानमंत्री मोदी जी के एक एक आदेश को मंत्र मानकर इसका पालन कर रहे हैं। कोरोना जब फैला और उसके बाद ये लगा कि इसको हम कुछ सावधानी बरत करके हमें सामान्य दिनचर्या को अब प्रभावित नहीं होने देना है, अन्यथा इतनी बड़ी आबादी को के सामने बहुत बड़ा भीषण संकट आएगा। तो उन्होंने जीवन भी और जीविका भी का एक नया मंत्र दिया। आपने देखा होगा उस समय सरकारी कार्यालय फिर से प्रारंभ हो गए, उद्योग धंधे कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना करने के साथ प्रारंभ हो गए, सामान्य दिनचर्या प्रारंभ हुई, जहां सावधानी बरतनी थी वहां पर उस प्रकार के कार्यक्रम चलाए गए या ध्यान चलता रहा। लेकिन जब सेकेंड वेव के दौरान उसने अपनी विकरालता दिखाई, उससे पहले ही प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के सभी मुख्यमंत्रियों को, सभी राज्यों से बात की कि हॉस्पिटल्स में इतनी जगह लगाना कठिन होगा, जहां बीमार वहीं उपचार, और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की आवश्यकता उस समय भी हम सबको उसकी ताकत का एहसास हुआ था। जब हम लोगों ने देखा था राज्य में हम लोगों ने 72,000 टीमें बनाई थी और हर टीम में 10 से 15 लोग थे, जिनमें आंगनबाड़ी भी थी, एएनएम भी थी, आशा वर्कर भी थी, और उनके साथ जनप्रतिनिधि भी जुड़े थे, ग्राम प्रधान जुड़े थे, पार्षदगण जुड़े थे, बाकी हेल्थ ऑफिसर्स भी उनके साथ सपोर्ट कर रहे थे, और गांव-गांव में जाकर के स्क्रीनिंग करने का काम। कितना बड़ा अभियान उस समय चला था, और परिणाम था कोविड प्रबंधन का बेहतरीन उदाहरण भारत देने में दुनिया के अंदर सफल रहा। भारत का यह मॉडल दुनिया ने सराहा। WHO जैसी संस्थाओं ने, यूनिसेफ जैसी संस्थाओं ने इसकी सराहना की। दुनिया के हर मंच ने इस बात को कि न केवल कोरोना प्रबंधन के लिए, बल्कि दुनिया के अंदर आज भी बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां की सत्ताएं लड़खड़ा गई। कोविड ने वहां की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया। भारत न केवल कोरोना का प्रबंधन बल्कि अपनी अर्थव्यवस्था को दुनिया के अंदर सबसे तेज गति के साथ आगे बढ़ाने वाले देश के रूप में आज उभरा है, और पूरी दुनिया के अंदर समय से निर्णय लेने की सामर्थ्य और टीम वर्क को आगे बढ़ाने के साथ इसके परिणाम भी उसी प्रकार से सामने आते हैं। भाइयों बहनों, क्या स्थिति थी हेल्थ की? हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश की बात जब मैं करता हूं तो 38 जनपद हमारे ऐसे थे जहां पिछले आधी सदी से, लगभग आधी सदी से इंसेफ्लाइटिस नाम की एक बीमारी यहां के मासूमों को निकल रही थी। 40 वर्ष में इस बीमारी से उत्तर प्रदेश के अंदर 50,000 से अधिक मौतें हुई। ऐसा नहीं कि इंसेफ्लाइटिस के बारे में दुनिया के अंदर कहीं कार्य न हुआ। दुनिया के अंदर जापान ने 1905 में इसका वैक्सीन बना दिया, लेकिन भारत में उस वैक्सीन को आने में 100 वर्ष लगे। 2006 में वह वैक्सीन पूर्वी उत्तर प्रदेश में आ पाया था, और फिर हम लोगों ने उस वैक्सीन को यहां पर उन मासूम बच्चों को देना प्रारंभ किया। लेकिन कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा, कोरोना की आहट के साथ ही
9वें महीने में भारत ने 2 वैक्सीन विकसित कर दी थी और दुनिया की सबसे असरदार वैक्सीन भारत ने क्षमता, पब्लिक अवेयरनेस और उनके जीवन को बचाने के लिए इस प्रकार की जिजीविषा, यह कोरोना कालखंड में भारत के नेतृत्व को हम सब ने देखा है। और मैं इसके लिए यहां पर आज डॉक्टर मनसुख भाई मांडविया जी यहां हेल्थ मिनिस्टर के रूप में आए हैं। कोरोना कालखंड में हेल्थ इस सेक्टर में और कोरोना जैसी महामारी से बचाने के लिए और देश के अंदर प्रधानमंत्री जी के साथ में स्वास्थ्य विभाग को लीड कर रहे थे। मैं इसके लिए उनका भी इस मंच पर हृदय से स्वागत करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि आज यहां पर कई राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य सचिव और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स भी यहां पर आए हैं। और तो थीम इस यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे का रखा गया है, बिल्ड द वर्ल्ड वी वांट हेल्दी फ्यूचर फॉर ऑल। भारत तो हमेशा से इस बात का समर्थक रहा है। हम इस बात को देखते हैं, जानते हैं कि हमारा वैदिक उद्घोषी सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की कहा है। हमने कब किसी जाति, मत, मजहब की बात नहीं की, क्षेत्र और भाषा की बात भी नहीं की, पूरी दुनिया की सबके सुख की कामना की, सबके आरोग्यता की कामना की। और उसमें विश्व योग दिवस उसका अपने आप में उदाहरण है। भारत के योग की इस परंपरा को आज दुनिया के लगभग 200 देश इसको फॉलो कर रहे हैं, इसके पीछे जा रहे हैं। और मेरा मानना है योग की इस परंपरा के साथ दुनिया का जोड़ना भारत को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में सबसे अधिक संभावनाओं के रूप में दुनिया के अंदर देखा जा रहा है। उस संभावनाओं को हाथों हाथ लेने की आवश्यकता है। और इस देश से जो एक कार्यक्रम यहां प्रारंभ हुए हैं, इसमें जो 4 स्तंभ दिए गए हैं, हेल्थ एंड वेलनेस के, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। यह बहुत महत्वपूर्ण 4 स्तंभों पर आधारित भारत की इस परिकल्पना में हर एक व्यक्ति के आरोग्यता की कामना की गई है। और आरोग्यता के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिसमें समाज के अंतिम व्यक्ति तक बिना भेदभाव के हर व्यक्ति तक इस कार्यक्रम को पिछले 8 वर्ष के अंदर देश के अंदर हेल्थ सेक्टर में जितना कुछ हुआ है यह अकल्पनीय है, अकल्पनीय है। 1.5 लाख से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्थापना होना। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूं तो उत्तर प्रदेश के अंदर 75 जनपद हैं। 1947 से लेकर के 2017 तक 70 वर्षों में उत्तर प्रदेश के अंदर केवल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खुल पाए थे। और 2017 से लेकर के 2022 के बीच में मात्र 5-5.5 वर्ष के अंदर हम लोग 35 नए मेडिकल कॉलेज भारत सरकार संचालित कर चुके हैं या वर्तमान में निर्माण के अंतिम चरणों में चल रहे हैं। एम्स की स्थापना होना, 70 वर्षों में 6 एम्स बने। आज देश के अंदर 22 एम्स बन करके अपना कार्य कर रहे हैं या निर्माण के अंतिम चरणों में चल करके लोगों को अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए तत्पर कर रहे हैं। आयुष मिशन के माध्यम से लोगों को मिल रही सुविधाएं यह अपने आप एक नई कहानी कहती है। देश के अंदर पहली बार मिशन इंद्रधनुष के माध्यम से टीकाकरण के 100% लक्ष्य को प्राप्त करने की बात हो, पोषण मिशन को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य हो, या फिर
मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को नेशनल एवरेज और फिर इंटरनेशनल एवरेज के समकक्ष ले जाने की कार्रवाई को जिस मजबूती के साथ भारत ने उसको नेतृत्व दिया है, यह अद्भुत है। और इन सब में मेरा मानना है कि आपकी बड़ी भूमिका होने वाली है। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स, अब उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में हमारे पास लगभग 14,500 से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर सफलतापूर्वक संचालित हो रहे हैं। हमारे पास 11,000 से अधिक वर्तमान में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स प्रदेश के अंदर कार्य कर रहे हैं और प्रदेश के अंदर इस प्रक्रिया को हमने तेजी से आगे बढ़ाया। हर मेडिकल कॉलेज के साथ एक नर्सिंग कॉलेज भी हम उसके साथ जोड़ रहे हैं, पैरामेडिकल का कॉलेज भी हम उसके साथ जोड़ रहे हैं। इसके साथ ही हम लोगों ने व्यवस्था की है कि इन सबको कहीं ना कहीं जो भी डिग्री ले रहा है, इसके बाद इनकी शॉर्ट ट्रेनिंग के साथ इन्हें फिर किसी न किसी कार्य के साथ आगे बढ़ाना। और इतना ज्यादा आज के दिन पर मैं मान सकता हूं कि स्वास्थ्य के बारे में आम नागरिक को जागरूक करना ये बहुत महत्वपूर्ण है और इस दिशा में हम थोड़ा भी प्रयास कर लेंगे तो जो पिछले कुछ समय से हुआ है, जैसे मैं इंसेफ्लाइटिस के बारे में ही कह रहा कि 40 वर्षों में 50,000 से अधिक मौतें उत्तर प्रदेश के अंदर थी। हम लोग जब 2017 में आए थे तो हमारे सामने एक चैलेंज था। मैं स्वयं भी 5 बार सांसद था। सांसद रहने के दौरान में हमेशा इसके लिए लड़ता रहता था, आंदोलन करता था। लेकिन जब मुझे मुख्यमंत्री बनाया गया तो मेरे सामने एक चैलेंज था कि कैसे हम इसका समाधान करेंगे। तो मेरा मानना था केवल स्वास्थ्य विभाग का काम अकेले नहीं होता, इसमें हमें अंतर विभागीय समन्वय करना होगा। और अंतर विभागीय समन्वय के लिए मैंने स्वास्थ्य विभाग को इसके साथ जोड़ा था। मैंने इसके साथ नगर विकास और ग्राम्य विकास और पंचायती राज को भी जोड़ा। मैंने इसमें बाल विकास और महिला कल्याण विभाग को जोड़ा था। मैंने इसमें दिव्यांगजन कल्याण विभाग को भी जोड़ा और लगभग 7-8 विभागों को आपस में जोड़ करके फिर मैंने हेल्थ विभाग को इसका नोडल विभाग बना करके एक कार्यक्रम सबको मैंने कहा कि आपकी जो ड्यूटी है अपनी ड्यूटी को इन क्षेत्रों में आप फोकस करते हुए चलाइए। अतिरिक्त कोई राशि नहीं मिलेगी, पैसा कोई अतिरिक्त नहीं होगा। जैसे स्वास्थ्य विभाग ने भारत सरकार के सहयोग से WHO और पाक और यूनिसेफ जैसी संस्थाओं के साथ मिलकर के और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को इंसेफ्लाइटिस ट्रीटमेंट सेंटर के रूप में डेवलप किया। हमने सर्विलांस को बढ़ाया। स्वास्थ्य विभाग ने अपने CSC में मिनी पीको की स्थापना, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पीको की स्थापना की, पीडियाट्रिक ICU की स्थापना की, मेडिकल कॉलेजेस को उसके साथ जोड़ा गया, ANM, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी, इन सब को इसके साथ जोड़ा गया, इनकी ट्रेनिंग करवाई गई। ग्राम्य विकास और पंचायती राज से कहा गया ग्राम्य विकास का काम होगा कि यहां पर शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करना। ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज का कार्य था कहीं गंदगी नहीं दिखनी चाहिए। नगर विकास का काम था शहरी क्षेत्र में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति और कहीं गंदगी नजर नहीं आना चाहिए। महिला और बाल विकास विभाग का कार्य था कि कुपोषण के खिलाफ जो अभियान है उस अभियान को सफलतापूर्वक संचालित करते हुए कुमारी कन्याएं हो, नवजात शिशु हो, गर्भवती माताएं हैं, उनके लिए जो अनन्य भारत सरकार का, राज्य सरकार का मिशन है उसे उन तक पहुंचाने की व्यवस्था करना। शिक्षा विभाग को इसके साथ जोड़ा गया। ये सभी विभाग जब एक साथ कार्य करते हुए दिखाई दिए। उत्तर प्रदेश के अंदर 1977 से लेकर 2017 तक जुलाई से लेकर नवंबर तक का माह ऐसा होता था कि हर व्यक्ति के अंदर उन 38 जनपदों में जहां इंसेफ्लाइटिस थी एक भय का माहौल होता था, पता नहीं कौन बच्चा इसकी चपेट में आ गया। और आज जहां पर हर वर्ष 1200 से 1500, 2000 तक मौतें होती थी,
आज मुझे आप सबको बताते हुए प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आज हम लोगों ने 95% से अधिक मौत को नियंत्रित कर दिया है। अब यहाँ पे पिछले 4 वर्ष के अंदर मौत के आंकड़े एकदम नीचे आ चुके हैं। एकदम हम उसको नियंत्रण करने के नजदीक पहुंचा के समन्वय आशा वर्कर, आंगनबाड़ी, एएनएम और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर मिलकर के अगर कार्य करते हैं, हम अवेयरनेस के बहुत बेहतरीन कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। लोगों की दिनचर्या को एक सामान्य जागरूकता के कार्यक्रम के साथ जोड़ने, उसमें कृत्रिमता ना हो, बहुत बड़ी समस्या का समाधान। और इंसेफ्लाइटिस का जो मॉडल था, फिर हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री जी ने कोविड महामारी के दौरान भी इस कार्यक्रम को जोड़ा था। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर उन सभी विभागों को मिलाकर के मैंने टीम 11 और टीम 9 का गठन करके फिर इस कार्यक्रम को ही आगे बढ़ाया और परिणाम फिर हम सबके सामने थे। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को हम लोगों ने कोरोना जैसी महामारी में सफलतापूर्वक बचाने में सफलता भी प्राप्त हुई। और मेरा यह मानना है कि हर एक बीमारी आज स्वास्थ्य सेवाओं में काफी वृद्धि हुई। हमारे पास अच्छे एक्सपर्ट भी आ गए हैं। उत्तर प्रदेश ने इसके लिए बेटर स्ट्रक्चरिंग की व्यवस्था भी की। विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति और उनकी तैनाती के लिए हम लोगों ने प्रदेश के हेल्थ विभाग के नियमों में शिथिलता भी की। हर प्रकार की सुविधाएं भी दी गई। लेकिन मेरा मानना है कि स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए कार्मिकों को ही नहीं बल्कि अंतर विभाग के समन्वय इसमें बेहतरीन रोल अदा कर सकता है और उसके बेहतरीन परिणाम भी आ सकते हैं। और मुझे विश्वास है कि इन 2 दिवसीय कार्यशाला के दौरान आप लोगों ने उन विभिन्न पक्षों को लेकर के कार्य किया होगा। दूसरा, तकनीक का उपयोग। प्रधानमंत्री जी ने तकनीक पर 2014 में ही ध्यान तो पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया। डिजिटल इंडिया की वो परिकल्पना देश के अंदर हर एक सेक्टर में साकार होती हुई दिखाई दी। और कोरोना जैसी महामारी के दौरान उसने देश के अंदर लोगों के मन में एक नव चेतना का संचार भी किया। लोगों के मन में एक नई आस और एक नया विश्वास भी जगाया है। मेरा यह मानना है कि हेल्थ के सेक्टर में भी हम लोग तकनीक को नजरअंदाज नहीं कर सकते। मुझे याद है जब कोरोना कालखंड में जब कोरोना का पहला मामला उत्तर प्रदेश के अंदर आया था और उसके बाद उसका संक्रमण बढ़ता हुआ गया। 36 जनपद उत्तर प्रदेश के ऐसे थे जहां आईसीयू का एक भी बेड और जिनमें थे भी वे क्रियाशील नहीं थे। हमारे सामने चैलेंज था। भारत सरकार पैसा दे रही थी, वेंटिलेटर उपलब्ध करा रही थी, लेकिन इसको कैसे कार्य करना है हर व्यक्ति इस बात को मानता है। हम लोगों ने अपने प्रतिष्ठित संस्थाओं को इसके साथ जोड़ा। मास्टर ट्रेनर लखनऊ में बुलाकर के ट्रेन किए गए। फिर उनकी वर्चुअल ट्रेनिंग होती थी प्रतिदिन। कैसे आईसीयू में क्या प्रॉब्लम आ रही है, लखनऊ से 1 घंटे की उनकी ट्रेनिंग के साथ उनको जोड़ा जाता। और पूरे प्रदेश के अंदर हर मेडिकल कॉलेज को, हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को इसके साथ जोड़ने का कार्य होता था। और आज उत्तर प्रदेश शासन इस निष्कर्ष पर पहुंच चुका है कि हमारे जितने भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, इन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में अभी हो सकता है कि विशेषज्ञ चिकित्सक हमारे पास वहां पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था न हो, क्योंकि इनकी संख्या लगभग हमारे पास 4600 है। हम लोग वहां पे हर सप्ताह एक आरोग्य मेला का आयोजन करते हैं। अच्छे विशेषज्ञ चिकित्सक वहां जाते हैं। वहां पर सभी प्रकार की केंद्र और राज्य से जुड़ी हुई जितनी भी हेल्थ स्कीम है उसका वहां पर हम लोग प्रदर्शन भी करते हैं। आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं के गोल्डन कार्ड बनाने का कार्य भी वहां पर करते हैं। टीकाकरण की कार्रवाई भी होती है।
ट्यूबरक्लोसिस उन्मूलन के लिए चलाए जा रहे अभियान को भी वहां पर सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया जाता है। अलग अलग प्रकार के स्टॉल लगते हैं और उसके बारे में विशेषज्ञ चिकित्सक भी बैठ करके लोगों को वहां पर स्वास्थ्य की सुविधाएं भी उपलब्ध कराती हैं, सब कुछ सारी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। और हर एक जो आरोग्य मेला हमारा सप्ताह में रविवार के दिन प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आयोजित होता है। राज्य के अंदर उन सभी आरोग्य मेलों में 3 से लेकर 5 लाख पेशेंट हर सप्ताह उसके माध्यम से भी देखे जाते हैं। उनका वहां पर सफलतापूर्वक उपचार भी होता है, उनको वहां पर केंद्र और राज्य सरकार की स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ कवर करता है। लेकिन हम लोग का ही मानना है सप्ताह में एक बार होता है। आगे के लिए हम लोगों ने प्रयास प्रारंभ किया कि हर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में हम टेली कंसल्टेशन की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे, टेली मेडिसिन की व्यवस्था, और इसके लिए हमारे हेल्थ एटीएम लग रहे हैं। वहां पर हर एक जगह हेल्थ एटीएम को लगाने की कार्रवाई सीएसआर से हमें काफी हेल्थ एटीएम उपलब्ध हुए हैं। हम लोग शासन के स्तर पर भी इस कार्रवाई को कर रहे हैं। मेरा मानना है बहुत शीघ्र सभी हमारे 4600 से अधिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हेल्थ एटीएम के साथ जुड़ेंगे। हेल्थ एटीएम में 60 प्रकार की बीमारियों की जांच की सुविधा एक ही सेंटर पर उन्हें उपलब्ध होगी और उनको हम अपने हर मेडिकल कॉलेज के साथ में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के साथ में या एसटीपीजीआई, एजीएमओ जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ जोड़कर पूरे प्रदेश को हम इसके साथ जोड़ेंगे। तो हमने इसकी ताकत को समझा है, बहुत बड़ी ताकत है तकनीक में, और तकनीक का उपयोग करके भी हम इसे बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें हमें सावधानी यही रखनी पड़ेगी कि हेल्थ एटीएम जहां लगे वहां जो पैरामेडिक्स हो या जो नर्सिंग स्टाफ हो उसकी ट्रेनिंग इसके साथ करानी पड़ेगी, उसको इसके साथ ट्रेन करना पड़ेगा। और मेरा मानना है कि यह एक बेहतरीन उदाहरण साबित हो सकता है। पिछले 2 दिनों से आप लोगों ने जो भी यहाँ पे एक दूसरे के अनुभव से सीखा होगा, जाना होगा, अगर हर एक राज्य अगर उसे अपने यहां व्यावहारिक जीवन में भी उतारने का कार्य करेगा तो यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस विजन को जो उन्होंने इस कार्यक्रम के माध्यम से, इस थीम के माध्यम से, तो बिल्ड द वर्ल्ड वी वांट हेल्दी फ्यूचर फॉर ऑल, यानी सर्वे संतु निरामया के इस भाव को हम वास्तविक जीवन में उतारने में सफल होंगे। आप सब काशी में पधारे। मैं एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इस कर्मभूमि पर बाबा विश्वनाथ के इस पावन धाम में आप सबका एक बार फिर से हृदय से स्वागत करता हूं और मुझे विश्वास है कि आप काशी विश्वनाथ धाम का दर्शन अवश्य किए। आपने देखा काशी विश्वनाथ धाम का दर्शन करें, काशी को देखें। काशी में अगर आपने इससे पहले 8 वर्ष पहले आए होंगे तो काशी की संकरी गलियां आज आपको 2 लेन और 4 लेन में नजर आ रही हैं। काशी के भटकते हुए झूलते हुए तार, काशी के भटकते और झूलते हुए तार आज आपको गायब नजर आ रहे होंगे। काशी एक स्मार्ट सिटी के रूप में आगे बढ़ रही है। काशी की बेहतरीन कनेक्टिविटी हुई है और काशी न केवल पुरातन नगरी है, हमारी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नगरी है, बल्कि काशी अपनी पुरातन काया को एक नए कलेवर के रूप में देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत कर रही है। आप सब काशी विश्वनाथ धाम का दर्शन अवश्य करेंगे इस विश्वास के साथ। आप सबके धन्यवाद।